बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट का प्रोग्राम का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, इस प्रोग्राम के तहत एक बड़ी ही यूनिक किस्म की डेवलपमेंट हुई है। और वो डेवलपमेंट ये है कि आईएमएफ की टीम पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के पास गई, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, तो आपको पता है कि इस टाइम वो तो नेगोशिएट कर रहे थे, वो तो इस प्रोग्राम को उन्होंने साइन किया। बेसिकली पीपल्स पार्टी जो कि कोalition पार्टनर्स हैं और कैबिनेट में भी बैठी हुई है, उनके पास भी वो गए। खासकर जो सिग्निफिकेंट मामला था वो पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम अपोजिशन पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे मीटिंग के लिए आईएमएफ की रेजिडेंट चीफ ने इस्लामाबाद से लाहौर ट्रैवल किया और ज़मान पार्क में 1 घंटा तक आईएमएफ के वफ्द के दरमियान, जिसमें कुछ उनके जो मिशन चीफ हैं नेटन पॉटर, वो वाशिंगटन से थे वर्चुअल उस मीटिंग के दौरान, मेरे प्रॉबेबली जूम के ऊपर, वो भी उस मीटिंग में थे। तो क्या बातें हुई उनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। ये सबसे पहले तो ये इस अंदाज के हवाले से ये यूनिक है कि पहली दफा पब्लिकली आईएमएफ ने इस बात को तस्लीम किया कि वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। बैकग्राउंड में पहले भी होती थी, लेकिन इस दफ़ा यूनिक ये था कि वो तमाम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिले। पहले बैकग्राउंड में कर लेते थे, पब्लिकली एडमिट नहीं करते थे, उनकी बातचीत होती थी। लास्ट टाइम मुझे याद है कि जब 2019 का प्रोग्राम हुआ था, तो उस टाइम आईएमएफ की टीम मिली थी नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के लोगों के साथ, क्योंकि उसमें अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होते हैं। तो वहाँ पे जाके उन्होंने अपने जो प्रोग्राम के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेजर एतराज़ात थे अपोजिशन के या हुकूमती लोगों के, एमएनएस के, उनके जवाब दिए थे। इस दफ़ा उन्होंने आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग से पहले ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक डिटेल्ड डिस्कशन की है। और इसमें जो आईएमएफ की स्टेटमेंट थी उसमें यह था कि हम जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट के की ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे एश्योरेंसेस लेने के लिए गए थे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज उनकी सपोर्ट करेंगी। जो सिग्निफिकेंट तरीन मीटिंग हुई वो पीटीआई के साथ हुई, और उस पीटीआई की मीटिंग का कुछ चंद नुकात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम, उस टीम के अंदर शौकत तरीन साहब भी वर्चुअली थे, तैमूर झगड़ा साहब भी थे जो केपी के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उसके अलावा हमाद अजहर साहब थे, मुजम्मिल असलम थे, शिबली फराज साहब थे, उमर अयूब साहब भी थे मेरे ख्याल में। तो ये एक, और ऑफ कोर्स इमरान खान साहब उसके अंदर मौजूद थे। उसमें एक तो पीटीआई ने जो प्रेस रिलीज हमाद अजहर साहब ने जारी की ट्विटर के ऊपर, उन्होंने कहा कि हम आईएमएफ के इस प्रोग्राम की सपोर्ट करते हैं। ये बड़ा सिग्निफिकेंट था पीटीआई की तरफ से। दूसरा, जो वहां पे इंटरनली डिस्कशन हुई वो बड़ी दिलचस्प थी। उसमें इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि आप इस बात की क्या गारंटी देते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस वक्त पर होंगे। आईएमएफ की तरफ से जवाब आया कि हम तो गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन हम पाकिस्तान में जो होने वाली डेवलपमेंट्स हैं उन पे गहरी नजर रखे हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि बेसिकली ये स्मूथ ट्रांजिशन हो, ऑफ कोर्स, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते। हमारा ये मैंडेट नहीं है कि हम गारंटी दें कि
इस मुल्क में क्या होगा। उन्होंने ये अलबत्ता ज़रूर कहा कि IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं, अगर उनकी जो मीटिंग है, जो कि हुकूमती अथॉरिटी ये कह रही है कि 12 तारीख को है, आज से 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, सॉरी, वो उसमें वो डायरेक्टर्स शायद ये सवाल उठा सकते हैं कि क्या आपने पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को एतमाद में लिया है, या क्या आप समझते हैं कि इलेक्शंस वक्त में होंगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि वो हम जज नहीं कर सकते कि वो क्या सवालात उठाएंगे, लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जब स्टाफ लेवल रिपोर्ट आएगी तो हम उसके अंदर शामिल कर देंगे। क्रक्स इंडिविजुअली तो नहीं बताते कि किस डायरेक्टर ने क्या बात की है, लेकिन क्रक्स हम उसके सामने बयान कर देंगे। एक बात जो इमरान खान साहब ने वहां पे कही, उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होते और एक चू चू का मरबा किस्म की हुकूमत बनती है, तो मैं भी अपने 3-3.5 साल के अरसे में रिफॉर्म्स नहीं कर सका, चूंकि एक वीक गवर्नमेंट थी। तो पाकिस्तान में अगर इलेक्शंस को मैनेज करके हुकूमत लाई जाएगी तो वो एक वीक गवर्नमेंट होगी, और वो जो रिफॉर्म का एजेंडा है उस पे अमल दरामद नहीं कर सकेगी। ये उन्होंने IMF की जो मीटिंग थी उसके दौरान कहा। ओवरऑल स्टैंड बाय अरेंजमेंट को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इंडोर्स किया है, जो कि बड़ी ही खुशाइंद पेशरफ्त है। चूंकि इन पॉलिटिकल पार्टीज का इसको इंडोर्स करने का मतलब ही ये है कि आपने इस प्रोग्राम की जो मेजर कंडीशंस हैं उन पे आपने कोई बड़ा एतराज़ नहीं उठाया। तो आगे चलकर जो डिफ़िकल्ट डिसीजंस इस प्रोग्राम के दौरान होंगे वो आपकी मर्जी के तयशुदा प्रोग्राम के तहत होंगे और आप उन पे पॉलिटिक्स नहीं कर सकेंगे। चूंकि मैं आपको वो चंद चीज़ें बता देता हूं जो कि इस प्रोग्राम के तहत, स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत हुकूमत को करनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रिसिटी की टैरिफ में इजाफा होगा, हालांकि ये काउंटर प्रोडक्टिव है। आप इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ से चोरी बढ़ जाती है। तो दो चीजों पे काम करने की जरूरत है। एक तरफ तो वो जो लीकेजेस है उनको कम करें, और फिर कॉस्ट ऑफ एनर्जी का जो मिक्स है उसको तब्दील करें। ये बुनियादी बॉटलनेक्स जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, ये ऐसे ही है कि जैसे एक बाल्टी के अंदर छेद हो और आप ऊपर से पानी डालते जाएं, जैसे जैसे पानी डालते जाएंगे वो छेद से पानी निकलता जाएगा। तो पहले आप उस छेद को बंद करें बाल्टी के अंदर, उसके बाद उसके अंदर मजीद पानी डालने की कोशिश करें। गैस के टैरिफ में भी इजाफा होगा, कितना होगा मुझे नहीं पता। ओगरा ने अपनी रिकमेंडेशन दी हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमें उसका टैरिफ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कैसे ये बात कर रहे हैं। इसकी डिटेल में मुझे भी जाकर समझने की जरूरत है। लेकिन दो तरीके हैं, या तो सब्सिडी दें हुकूमत, या टैरिफ में गैस के भी इजाफा करना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक्ड है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइसेस कम हुई तो कम होगा, प्राइसेस बढ़ी तो बढ़ाना पड़ेगा। डीजल पे हमने अभी तक पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए रखी हुई है, वो 55 रुपए करनी पड़ेगी। वो चाहे ये हुकूमत, मेरा तो ख्याल ये है कि अगले जो फोर्टनाइटली है उसके अंदर करके जाएगी। लेकिन IMF के प्रोग्राम की अप्रूवल के बाद शायद डिली डीलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करे और ये चाहे कि वो केयर टेकर्स आकर बढ़ाए, तो शायद ये मुमकिन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि बढ़ानी पड़ेगी। 5 रुपए वो 55 रुपए करना पड़ेगा, और फिर कैलकुलेशन करके हमें एक चीज का फायदा होगा। ये जो हमारा एक्सचेंज रेट थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, लेकिन लास्ट 2 डेज में दोबारा से आपने उसके अंदर बढ़ोतरी देखी है। तो अगर ये मजीद कम हुआ, जो कि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि वो मेजर इनफ्लोज आएंगे और फंडामेंटल्स ठीक होंगे तो होगा, सिर्फ सेंटिमेंट्स नहीं होगा। सेंटिमेंट से जो चीजें इंप्रूव होनी थी वो हो चुकी हैं। अब सऊदी अरब से, UAE से, चाइना से
वर्ल्ड बैंक से, AIB से, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से कोई तकरीबन 6 अरब डॉलर के जो इनफ्लोज है वो जितने जल्दी आएंगे उतने जल्दी एक्सचेंज रेट के अंदर इंप्रूवमेंट होगी। और अगर एक्सचेंज रेट के अंदर इंप्रूवमेंट होगी तो इन्फ्लेशन भी कम होगी और ये जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस और ये जो POL की प्राइसेस है इनमें भी कमी होगी। लेकिन पहले ये होगा तो उसके बाद वो होगा, दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ओवरऑल मीटिंग थी ये बड़ी अच्छी थी। ये इसलिए भी अच्छी थी कि इन तीनों पार्टीज ने मिलकर ही आइंदा कोई ना कोई हुकूमत बनानी है। और मेरी ये बात लिख के रख लें, जो भी नेक्स्ट हुकूमत बनाएगा उसको IMF के नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। तो आगे आने वाला रास्ता इतना आसान रास्ता नहीं है, इसलिए इन तीनों पार्टीज को इत्मीनान में लेना जरूरी था। लेकिन IMF ने ये बड़ा अजीब काम किया कि इसको पहले पब्लिक नहीं करते थे, इस दफ़ा इन सारी चीज़ों को पब्लिक डोमेन के अंदर लेकर आए, जो कि एक हवाले से ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बेहतर भी है। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।